अब हम उस मशीन के पास पहुंच गए हैं जो टैबलेट बनाता है। एजाज सर बताएंगे कैसे बनता है। ये एक्चुअली एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। जी, ये मशीन 1 घंटे में 1 लाख के आसपास टैबलेट 1 निकाल लाख देती है। टैबलेट। तो मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपने शुरू में बताया था कि दवाइयाँ बनाने का भी काम होता है, तो लोगों को लगता है सिर्फ दवाइयाँ बांटने का काम होता है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है बता दीजिए। तो ये इक्विपमेंट बेसिकली उसीलिए यूज करते हैं कि लिक्विड फॉर्म को ड्राई पाउडर फॉर्म में अच्छा, कन्वर्ट पाउडर में कन्वर्ट कर देता पाउडर है। में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी आप देखिए हैदराबाद, आप कलकत्ता में चले जाइए या कहीं भी, जैसे कोग्निजेंट है ना, विप्रो है, टीसीएस है, ये बल्क में फार्मा के बच्चों को ले रहे हैं। इन शॉर्ट मतलब पूरी फैसिलिटी आपको रुंगटा R1 के फार्मेसी कॉलेज से मिलेगी जी। कि अगर आपको फार्मेसी की लाइन में आगे बढ़ना है, क्योंकि फार्मेसी को लेकर बहुत लोगों के अंदर वो है कि क्या ही होगा। तो पहले तो बताइए फार्मेसी से क्या क्या स्कोप निकल के आता है। फार्मेसी में आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक तो अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा इनफ होता है मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, उसमें डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप बी फॉर्म करते हैं, एक खास और आपकी जो यूएसपी अब बता रहे थे, हमारी डिस्कशन हो रहा था, इस कॉलेज में मशीनरीज है जिसमें आप प्रैक्टिकली दवाई बना के दिखाते हैं, उसको भी दिखाएंगे, एक्सप्लोर कराएंगे आपको। तो बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि आखिर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें कि फार्मेसी का कोर्स करने के बाद उनके लिए एक स्कोप हो सकता है। तो यूजुअली यही परसेप्शन रहता है कि हम डिप्लोमा कर लेंगे तो हम मेडिकल स्टोर ओपन कर लेंगे, या फिर डिग्री कर लेंगे तो हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। कॉलेजों में एडमिशन का दौर चालू हो चुका है, इसके साथ ही जल्द ही फार्मेसी का भी एडमिशन का जो दौर है शुरू होने वाला है। पीपीएचडी जो व्यापम द्वारा एक टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट होता है। तो आज हम फार्मेसी को लेकर बात करने आए हैं रुंगटा R1 के फार्मेसी कॉलेज में, जहां पर हम फार्मेसी के लेकर जो मिथ है उसको क्लियर करेंगे कि लोग सोचते हैं फार्मेसी बस इतना ही है कि वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं या वो दवाइयां बेच सकते हैं, पर इसके अलावा फार्मेसी का स्कोप बहुत बड़ा है, बड़ा वाइड है। तो इसी कारण हम एडमिशन के दौर में आज बात करने आए हैं डॉक्टर एजाजुद्दीन सर से, जो रुंगटा R1 कॉलेज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर भी हैं और फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। और आपको इनके बारे में खास बात बता दूं, जो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो हर साल दुनिया भर के टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट जारी करती है, जिसमें सर का लगातार तीसरे साल नाम आया है। सर पहले तो आपको स्वागत है भिलाई टाइम्स में। थैंक यू वेरी मच। तो सर आज हम आ गए हैं आपके कॉलेज फार्मेसी के बारे में जानने, क्योंकि फार्मेसी को लेकर बहुत लोगों के अंदर वो है कि क्या ही होगा। तो पहले तो बताइए फार्मेसी से क्या क्या स्कोप निकल के आता है। फार्मेसी में आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक तो अवेयरनेस की काफ़ी कमी है, और मैं कहूँ तो स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ स्टेट में तो काफ़ी ज़्यादा ही कमी है। उसका रीज़न ये भी है कि कोई बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी या कोई ऐसी कंपनी छत्तीसगढ़ में अनफॉर्चुनेटली अभी तक है नहीं। तो बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि आखिर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें कि फार्मेसी का कोर्स करने के बाद उनके लिए एक स्कोप हो सकता है। तो यूजुअली यही परसेप्शन रहता है कि हम डिप्लोमा कर लेंगे तो हम मेडिकल स्टोर ओपन कर लेंगे, या फिर डिग्री कर लेंगे तो हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे, तो ये, या फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में चले जाएंगे। ऑफ कोर्स उसमें स्कोप है, बट स्कोप यहीं तक सीमित नहीं है। आप अगर बात करें कि जैसे कि आप डिप्लोमा की बात करते हैं, तो डिप्लोमा में अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा इनफ होता है मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, उसमें डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप बी फॉर्म करते हैं तो बी फॉर्म करने के बाद आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करें, तो वहाँ पर आप दवाइयों को बनाने में, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, फिर दवाइयों की टेस्टिंग में, जिसको कि हम क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं, इसमें बहुत स्कोप है। और अभी मैं बताऊं कि रिसेंटली जो अब एक शिफ्ट हो रहा है, ओवरऑल शिफ्ट हो रहा है, और आईटी सेक्टर्स की कंपनी भी बी फॉर्म ग्रेजुएट्स को पिकअप करने के लिए इवन कैंपस में आ रही है। अभी हमारे कैंपस में भी कॉग्निजेंट आने की है। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है। इससे क्या होगा कि कोर फार्मा सेक्टर्स की कंपनी के साथ साथ आईटी सेक्टर्स की कंपनी भी फार्मेसी के बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट के लिए अब आना शुरू हो गई हैं। ऐसा नहीं है, 2-3 साल से कंपनीज आ रही हैं, और बेसिकली ये फार्माको विजिलेंस जिसको बोलते हैं, मेडिकल कोडिंग है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, तो ये कुछ ऐसे नई बोलना चाहिए कि स्कीम्स बोल सकते हैं, ये नए ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि बच्चों को बहुत अच्छा एक जॉब प्लेसमेंट का अवसर मिल सकता है आफ्टर बी फार्मेसी। वो खास बात बताइए, मतलब जैसे आईटी के फील्ड में भी जो फार्मेसी के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्योंकि फार्मेसी वालों को आइडिया रहेगा, तो इसलिए उनको भी रिक्रूट किया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये अगर अपने आप को 12th में रख के देखें, तो ये 12th के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आइडिया होता है कि भाई बी फॉर्म करने के बाद हम आईटी सेक्टर में भी जा सकते हैं। तो अभी आप देखिए हैदराबाद, आप कलकत्ता में चले जाइए या कहीं भी, जैसे कोग्निजेंट है ना, विप्रो है, टीसीएस है,
ये बल्क में फार्मा के बच्चों को ले रहे हैं। अभी तक वो सिर्फ साइंस के बच्चों को ले रही थी, फार्मा को भी ले रही है। हाँ, फार्मा के बच्चों को ले रही है। फार्माकोविजिलेंस से बहुत बड़ा मार्केट है अभी, जो कि अब मालूम है कि पोस्ट कोविड के बाद में तो फार्मेसी में एक प्रोफेशन में फेथ डेवलप हुआ है, क्योंकि दो ही दुकानें खुली थी कोविड में, एक मेडिकल स्टोर और एक आपकी ग्रोसरी की दुकान है। तो एक फेथ भी पड़ा है लोगों का। फार्मेसी प्रोफेशन की अवेयरनेस आप देखें तो इनडायरेक्टली इसलिए भी हो गई क्योंकि लोगों को मालूम चला कि कैसे फार्मेसिस्ट सर्व कर सकते हैं सोसाइटी को। ये पता ही नहीं था उनको कि कैसे सर्व कर सकते हैं। इवन एक फार्मासिस्ट ही एक डॉक्टर को जाके अपडेट करता है अगर वो दवाइयां नहीं मार्केट में आई। तो ये एक मतलब बहुत अच्छी चीज रही कि एक अवेयरनेस जो फार्मेसी प्रोफेशन को लेकर है वो लोगों में बढ़ी है पोस्ट कोविड, और स्कोप भी बहुत ज्यादा बड़ा है। सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपने शुरू में बताया था कि दवाइयां बनाने का भी काम होता है, तो लोगों को लगता है सिर्फ दवाइयां बांटने का काम होता है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है बता दीजिए। नहीं, एक्चुअली मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आपको बहुत हाई प्रोफेशन मतलब स्किल्ड की जॉब चाहिए, जैसे कि रिसर्च साइंटिस्ट हो गया, आप फार्मा कंपनीज देख लीजिए, अलग अलग सेगमेंट पे काम होता है। अगर आप फार्मुलेशन डेवलपमेंट में चाहते हैं आपको अवसर मिले, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चाहते हैं अवसर मिले, तो आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, और ज्यादा स्किल्ड होने के लिए आपको स्पेशलाइज डिग्री लेनी पड़ेगी। तो अगर आप बी फार्म के बाद आप ये सोचते हैं कि मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साइंटिस्ट बन जाऊंगा या फार्मेशन डेवलपमेंट में, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए उसके लिए एम फार्म होना जरूरी है। तो ये स्कोप जो आते हैं, जो कि बहुत हाईली रेपुटेड भी हैं समाज में, और ये बोलना चाहिए कि बहुत हाईली पेड भी है। तो इसमें अगर आप 3 या 4 साल अगर आप स्किल्ड बन जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर R&D F&D में, तो पैकेज आपका फिर स्काई इज द लिमिट है। मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना होगा, मगर उसके लिए क्या होना जरूरी है कि बच्चों के स्किल्ड होना जरूरी है। अगर आप स्किल्ड नहीं हैं तो वो इस लेवल की अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए ये जरूरी है, बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि जिस कॉलेज में वो एडमिशन ले रहे हैं क्या वाकई में वो फैसिलिटीज हैं कि नहीं कि वो स्किल्ड बन सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि बच्चों को स्पेसिफिकली देखनी चाहिए, जो कि आपका प्रोग्राम उसी पे बेस्ड है कि 12th के बाद फार्मेसी में क्या क्या स्कोप है। तो स्कोप में तभी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जबकि वो स्किल्ड होंगे। स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। सर जो NIRF का जो होता है इस कॉलेज में आपको वो भी है? हाँ हाँ, ये मतलब ये बहुत हमारे लिए प्राउड की बात है कि R1 में जो हमारा कॉलेज है फार्मेसी का, तो ये NIRF रैंक्ड है, और एक बार नहीं 3 बार इसको रैंकिंग मिली है। 3 बार? हाँ, 3 बार रैंकिंग मिली है। और इसका मतलब मैं आपको बता दूं, इसके पीछे क्राइटेरिया ये होता है कि आपका फैकल्टीज रिसर्च एंड इनोवेशन में आपका क्या योगदान है, क्योंकि ये रैंकिंग जो होती है ये कम्प्लीटली थर्ड पार्टी ऑडिट होता है। तो आपसे डेटा नहीं मांगा जाता, डेटा वहां से लिया जाता है जो कि मतलब कि बोलना चाहिए जैसे कि रिसर्च का डेटा वो कॉलेज से नहीं लेते हैं। रिसर्च का डेटा वो स्टैंडर्ड मतलब एजेंसीज से कलेक्ट करते हैं, और उस बेसिस पे वो रैंकिंग बनती है। तो उसमें मतलब R1 फार्मेसी कॉलेज की रैंकिंग 3 बार में आना ये बहुत अच्छी प्राउड की बात है हमारे लिए भी। सर बच्चों को जब एडमिशन लेते हैं कॉलेजों में, कहीं भी भिलाई की बात हो, रायपुर की बात हो, इंडिया में कहीं की भी बात हो, तो उनको क्या क्या एफिलिएशन और जो ध्यान रखना चाहिए कॉलेज को लेकर? कॉलेज में एक्चुअली देखिए, फार्मेसी कॉलेज के लिए बेसिकली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली का है उसका अप्रूवल मस्ट होता है, क्योंकि उसके अप्रूवल के बिना आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हो सकते। तो ये एक बार देखना चाहिए जो भी कैंडिडेट है जा रहे हैं कि PCI से उनकी मान्यता है कि नहीं है ये कॉलेज में, एक बार देखना जरूरी होता है। और बाकी जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी का अप्रूवल रहता है, वो जैसे हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो वो एग्जामिनिंग अथॉरिटी का अप्रूवल होना चाहिए। CSVT के अंदर आता है? CSVT के अंदर आता है। R1 में पूरे वो अप्रूवल है? वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो वो होना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप जैसे कि अब NAC का एक्रेडिटेशन है ना, तो और NIRF रैंकिंग है, ये सारी चीजें जो है वो एक एड ऑन होती हैं जो कि सभी कॉलेजेस में नहीं होती है। तो ये हमारे यहाँ है सारी चीजें, क्योंकि वो हम उस मापदंड को पूरा करते हैं। अब एक खास और आपकी जो USP अब बता रहे थे, वो हमारी डिस्कशन हो रहा था, इस कॉलेज में मशीनरीज है जिसमें आप प्रैक्टिकली दवाई बना के दिखाते हैं, उसको भी दिखाएंगे, एक्सप्लोर कराएंगे आपको। और वही मैं आपको बात बोल रहा था कि आपने दवाई बनाने की बात तो सबने बोला कि साइंटिस्ट स्किल होना चाहिए, पर एक साइंटिस्ट आपने जैसा बहुत बताया था कि वो फ्रेमवर्क बना देते हैं, तो फिर ये क्वालिटी कंट्रोल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसमें भी फार्मिस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो आपको बता रहा था कि फैसिलिटीज होनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक फैसिलिटीज नहीं होंगी आप बच्चों को इंडस्ट्री रेडी नहीं कर पाएंगे। तो इंडस्ट्री में अब बच्चे जाके क्या काम करेंगे, अगर वो काम आप यहाँ पर उनको सिखा पाते हैं कॉलेज में, तो वो एक एड ऑन एडवांटेज होता है बच्चों के पास, और वो इजिली प्लेस्ड भी होते हैं। प्रैक्टिस बोला जाए तो फील्ड वर्क। हाँ बिल्कुल, उसको हम पायलट प्लांट बोलते हैं, स्टडीज जो होती हैं। तो उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा एक मैं ये बोलूंगा कि क्योंकि हमारा
कॉलेज में गवर्नमेंट फंडिंग है, तो डीएसटी की जो हमको अभी जस्ट 40 लाख की एक ग्रांट मिली है, डीएसटी फीस की बहुत रेपुटेड ग्रांट होती है, वो हमको मिली है। तो उससे हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जो फैसिलिटीज है हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है। तो उसमें बच्चे लोग हाई एंड के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कि दवाओं में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। भाई एक दवा में आपको दो चीज मालूम होनी चाहिए। पहली चीज तो अगर आपको कोई टैबलेट ला के दिया तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो वो टैबलेट क्लेम कर रहा है वही दवा है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव, कि ये पैरासिटामोल ही है। अब पैरासिटामोल है तो कितनी है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। तो ये दोनों तरीके के एनालिसिस हम लोग बच्चों का यहाँ पर करवाते हैं। 325 mg। हाँ, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन आप करवाएं। और सब मेडिकेशंस रहते हैं भाई, ये तो हेल्थ का सवाल है, तो आप हेल्थ प्रोफेशन में आप जाकर सर्व करना चाहते हैं, तो इसमें तो ये सारी चीजें अगर आपको नहीं आती हैं तो आप फिर स्वास्थ्य के साथ खेल तो नहीं कर सकते। तो ये हमको जरूरी होता है बच्चों को ये सिखाना। तो उसके लिए जो बेसिक फैसिलिटी होती है और हाई एंड फैसिलिटी भी हमारे यहाँ तो उपलब्ध है, क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड लेबोरेटरी है, डीएसटी फीस सपोर्टेड इंस्टीट्यूट है ये। ऑलमोस्ट 1 करोड़ की रिसर्च ग्रांट हमारे पास है और उसी से हमने सारे इंस्ट्रूमेंट भी लिए हैं। और अब आपको दिखाएंगे भी, अगर मौका मिलेगा तो आप दिखाएंगे। चाहेंगे कि अब इसके बाद आपको वहीं का दिखाएं कि दवाइयाँ कैसी बनती हैं। सर ने बोला प्रैक्टिकल का दिखाएं, हमने इनसे गुजारिश की कि हम आ रहे हैं तो हमको कम से कम दिखाएं कि दवाइयाँ कैसी बनती है। तो वहीं पे आपसे एडमिशन का भी प्रोसीजर जानेंगे। तो चलिए सर वहीं चलते हैं। चलिए, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। अब हम रुंगटा R1 फार्मेसी कॉलेज के सोफिस्टिकेटेड लैब में पहुंच गए हैं। जैसे सर ने बताया था, गवर्नमेंट फंडेड है, मशीनरीज है, पूरे दवाइयाँ बनती हैं। पहले तो मेरे को ये इंटरेस्टिंग लग रहा है सर, ये मशीन बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन टाइप का लग रहा है। क्या काम करता है, कुछ वैसे ही बताइए। नहीं, एक्चुअली ये मशीन जो है वो, इसको हम लायोफिलाइजर बोलते हैं जी। लायोफिलाइजर मतलब कि फ्रीज ड्राइंग के लिए यूज करते हैं जी। आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर में जो दवाई आजकल इंजेक्शन जो आते हैं पाउडर के फॉर्म में आते हैं, एक पाउडर एक पानी। तो क्या कि अगर उसको लिक्विड फॉर्म में रखोगे तो उसमें स्टेबिलिटी का इश्यू आता है। तो हम उसको बोलते हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ जो होती है, शेल्फ लाइफ मतलब कि वो कितने दिन तक आप उसको मेडिकल स्टोर में रख सकते हो, वो लाइफ जो है वो लिक्विड फॉर्म में कम हो जाती है। अच्छा। क्योंकि लिक्विड फॉर्म में जो माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये इक्विपमेंट बेसिकली उसीलिए यूज करते हैं कि लिक्विड फॉर्म को ड्राई पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसको लायोफिलाइजर बोलते हैं। अच्छा। तो इसमें स्टरलाइज्ड पाउडर बनते हैं और इससे क्या होता है, आपके जो प्रोडक्ट होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, आप ज्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा की पॉइंट है मेडिकल। और जब आपको यूज करना है तो आपको साथ में वाटर फॉर इंजेक्शन देता है, वो भी स्टरलाइज्ड वाटर होता है। उसके साथ आप उसको मिक्स करने के बाद इंजेक्टेबल के फॉर्म में दे सकते हो। तो ये उसका लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। प्रैक्टिकल करके देखते होंगे स्टूडेंट्स जो हैं आपके। बिल्कुल करते हैं। और आप बता रहे थे गोली वाला जो टैबलेट बनाते हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ, टैबलेट बनाने का जो मशीन है वो हमारी मशीन रूम में है। ये बेसिकली मैं जो आपको बताया था कि ये गवर्नमेंट फंडेड सोफिस्टिकेटेड लैब है, ये सोफिस्टिकेटेड लैब है। तो यहाँ पर हाई एंड के इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। तो इससे आपको ड्रग, मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी और क्वालिटी पता लगा। तो अगर आपकी ड्रग नैनो साइज में, मतलब ग्राम में भी है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, तो भी ये इतने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है कि ये उसकी नैनोग्राम की जो क्वांटिटी उसको भी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये इसलिए इसको सोफिस्टिकेटेड रूम में आप देखिए इसको रखा जाता है, एसी में रखा जाता है कि ज्यादा सेफ रहे। तो ये है, ये माइक्रोस्कोप है, ये भी है। तो ये सब आप देखेंगे यहाँ पर सब प्रोजेक्ट्स के नाम भी लिखे हैं। जिस प्रोजेक्ट्स के ये फंड हुए हैं उसके नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये स्टार्टअप डीएसटी की जो स्कीम है वहां से मिला था। मतलब इसमें जो दिख रहा है उसमें आप देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए, इसमें एक स्लाइड लगी है जो ये मतलब एक सेक्शन है एनिमल का, एक स्किन का सेक्शन है। तो इसमें आप जब कुछ, जैसे सपोज आपको वुंड हीलिंग एक्टिविटी देखना है एनिमल्स, क्योंकि हमारे पास एनिमल हाउस भी है, तो उसको प्री क्लिनिकल स्टडी बोलते हैं। तो इंसानों में यूज करने से पहले उसको हम लोग एनिमल्स में यूज करके देखते हैं। तो अगर आपकी स्किन में कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो अगर वो आपकी ड्रग में हीलिंग कैपेसिटी है कि नहीं, तो पहले आप नॉर्मल स्किन को देख लो, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को अप्लाई करो। ठीक है, अप्लाई करने के बाद अगर वुंड क्रिएट करके आप अप्लाई कर रहे हो तो वुंड में हीलिंग हो रही है कि नहीं, वो भी इसके थ्रू आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट मतलब पूरी फैसिलिटी आपको रुंगटा R1 के फार्मेसी कॉलेज में मिलेगी कि अगर आपको फार्मेसी की लाइन में आगे बढ़ना है, बी फार्मा एम फार्मा करना, तो सब प्रैक्टिकल चीजें हैं जिससे आप आगे के लिए तैयार हो सकते हैं ग्राउंड लेवल। दो चीज और लास्ट का सर, जैसे अगर एडमिशन का प्रोसीजर बता देंगे इन शॉर्ट में, और एक चीज और, जो स्टूडेंट काउंसलिंग करना चाहते हैं चूज करने के पहले कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ के द्वार खुले हैं। बिल्कुल खुले हैं। अगर यहाँ आना चाहे और स्कोप के बारे में जानना चाहे तो हम बिल्कुल बता सकते हैं। और एडमिशन का प्रोसीजर तो खैर अभी चालू होने ही वाला है, तो उसमें
प्री फार्मेसी टेस्ट का रिजल्ट अभी आने वाला है, उसके थ्रू डीटीई के थ्रू एडमिशन प्रक्रिया होती है जी, उसका भी नोटिफिकेशन जल्दी आने ही वाला है। तो उसके बाद फिर एडमिशन की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। काउंसलिंग और एडमिशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे आके मिल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल मिल आधी जाएगी। जानकारी तो हमारे वीडियो से मिल जाएगी। यही हमारा मकसद था कि ताकि फार्मेसी जो फील्ड है छुटा हुआ है उसके बारे में लोगों को बताएं, अवेयरनेस बढ़ाया जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं लाकेश घोष, भिलाई टाइम्स देख रहे थे आप। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। अब हम उस मशीन के पास पहुंच गए हैं जो टैबलेट बनाता है। एजाज सर बताएंगे कैसे बनता है। ये एक्चुअली एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन है जी, ये मशीन 1 घंटे में 1 लाख के आसपास टैबलेट 1 निकाल लाख देती है। टैबलेट। तो ये आप अंदर देखेंगे व्हाइट कलर का, जी, जी। ये ग्रेन्यूल्स हैं इसमें। जी, ये ग्रेन्यूल्स में कॉम्पैक्शन की प्रॉपर्टी होती है जी, और ये ग्रेन्यूल्स जब ये हॉपर होता है जी। यहाँ से फ्लो करके नीचे वो डाई में जाते हैं जी। और डाई में वो पंच होते हैं अच्छा, और पंच होने के बाद में फिर वहीं से इजेक्ट भी होकर के आपको यहाँ से आउटलेट से वो टैबलेट मिल जाएगी। यहाँ से टैबलेट मिल यहाँ जाएगा। से मतलब tablet जो मिल भी जाएगी। केमिकल है और जो ग्रेनुअल्स है उसमें हाँ, डालते हैं। तो इसमें क्या है कि एक्चुअली टैबलेट बनाने का रीजन ये है कि डोज एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे आपकी ड्रग में, इसलिए हम बनाते हैं। अगर आपको मैं बोलूंगा कि आप 5 mg का पाउडर हैंडल करो चम्मच से तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन वही 5 mg अगर आप टैबलेट के फॉर्म में दोगे तो इट इज वेरी इजी टू टेक। तो यही कॉन्सेप्ट है कि डोजेस फॉर्म बनाए जाएं और इसमें और भी एडवांसमेंट कैसे किया जा सकता है इस पे रिसर्च में काम होता है।